नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। किसी ने क्या खूब कहा है, जब टाइम खराब हो तो मरा हुआ कुत्ता भी खड़े होकर काट देता है। कुल मिला के भूपेश बघेल की स्थिति वैसी ही है। राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चुनाव लड़कर वो फंस गए हैं, परेशान हैं। उनकी भाव भंगिमा तो कुछ ऐसे ही लग रही है। आप सोच सकते हैं, चुनाव प्रचार के लिए अनुभवी पुराने मुख्यमंत्री डोंगरगढ़ के बेलगांव स्थित सिन्हा समाज के कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां उनकी अपनी ही पार्टी की विधायक हर्षिता बघेल वहां आमंत्रित थी और वो जानबूझकर वहां नहीं पहुंची। कुल मिलाकर ऐसे ही भूपेश बघेल से उनके अपने ही कन्नी काट रहे हैं। इस पर ग्रामीण भड़क गए और वो भूपेश बघेल से ही प्रश्न करने लगे। उसके बाद भूपेश बघेल ने जो कहा वो सोशल मीडिया में वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उनकी भाव भंगिमा, उनके बॉडी लैंग्वेज को आप गौर करें, कोई सामान्य व्यक्ति भी समझ जाएगा कि इस वक्त भूपेश बघेल के दिमाग में चल क्या रहा है। विधायक के बाद विधायक करो यार, मोर कर करो चल के मला जब तक विधायक समाज की बात करें पहली बात कहते हैं बुलाया के रहना मन हाथ नहीं ऐसे ना बोला बुलाए तो से बात करते हैं। मोला बोले मैं आ गया। अब मैं आपको भूपेश बघेल के दो और छोटे छोटे वीडियो दिखाऊंगा। पिछले दिनों उन्होंने कांकेर में सुरक्षा बलों द्वारा 29 नक्सलियों को मारे जाने पर प्रश्न उठाया था, जबकि नक्सली संगठन ही बता रहे थे कि पिछले कुछ ही दिनों में 8 अप्रैल तक 50 नक्सली मारे गए और उसके बाद 29 मारे गए। इन दोनों ही सत्य को, जिसे नक्सली खुद स्वीकार कर रहे हैं, भूपेश बघेल फर्जी बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी एनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बता के आदिवासियों को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है। बौखलाहट से भरे हुए इस वीडियो का जवाब दिया गृह मंत्री विजय शर्मा ने। उन्होंने भूपेश बघेल के उस फर्जी वाले दावे की तो पोल खोलकर रख दी। इस बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया था। लोगों ने जिस तरह के तीखे कमेंट किए और यह समझाने की कोशिश की कि भूपेश बघेल आखिर हमारे देश के सुरक्षा बलों पर कैसे उंगली उठा सकते हैं, वो भी चुनाव के समय जिस वक्त नेता ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। लेकिन लगता है कि चुनाव हारने के 4 महीने बाद भी भूपेश बघेल के सर से सत्ता का नशा उतरा नहीं है। 29 नक्सलियों के मारे जाने पर विजय शर्मा ने जो कुछ कहा उस पर आप गौर करें, जबकि इसके पहले भी एक बयान में वो भूपेश बघेल के इस दावे की पोल खोल चुके थे। भारत की सेना पर प्रश्न उठाना, उसके सामर्थ्य को दरकिनार करना। मैं फिर से पूछता हूं उनसे, कैसे कहा उन्होंने? जब 29 विभाग ने कहा, 29 वर्दीधारी नक्सली, उनका शव बरामद हुआ, उनके हथियार बरामद हुए, तो फिर इन्होंने कह दिया कि फर्जी एनकाउंटर है। और अब जब आज नक्सली ऑर्गेनाइजेशन खुद ये कह रहा है कि 29 लोग मारे गए, अब वो बताएं कैसे हुआ। भूपेश बघेल जी ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर। इससे पहले जो विभाग की तरफ से जारी आंकड़ा था, ये लगभग 8 अप्रैल को ये कह रहे हैं कि ये नक्सलियों के द्वारा जारी ये प्रेस नोट है। इसमें मध्य रीजन ब्यूरो केंद्रीय कमेटी, ये ऐसा माओवादियों के द्वारा जारी ये नोट है। इसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे 50 साथी शहीद हुए और इसी समय विभाग ने भी प्रेस के माध्यम से ये कहा था कि 50 नक्सली मारे गए। ये पहली बार है। पुलिस महकमे ने भी कहा कि 50 मारे गए हैं और नक्सलियों ने भी कहा कि 50 मारे गए हैं। उसके बाद ये दूसरी घटना है जो 29 है, सभी के सभी वर्दीधारी हैं और बड़ी मात्रा में असला बरामद हुआ है। कोई कैसे कह सकता है कि ये फर्जी मुठभेड़? भूपेश बघेल राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और राजनांदगांव का इलाका नक्सली प्रभावित है। यही कारण है कि दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में जिन 3 लोकसभा सीटों के चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से एक नक्सल प्रभावित इलाका राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का भी है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खासकर कवर्धा और मानपुर मोहल्ला के इलाकों में नक्सली सक्रिय हैं। मानपुर मोहल्ला और आसपास के जंगली इलाकों में सक्रिय अर्बन नक्सली सरजू टेकाम को पिछले दिनों UAPA की धारा के अंतर्गत
तहत गिरफ्तार किया गया। सरजू टेकाम को लगातार पुरानी भूपेश बघेल की सरकार संरक्षण देती रही। यह कोई मामूली अर्बन नक्सल नहीं था, साफ तौर पर मंचों से गर्दन काट देने की बात करता था और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की विधानसभा चुनाव के दौरान हत्या भी कर दी गई थी। ऐसी तमाम हरकत करने वाला सरजू टेकाम पुरानी भूपेश बघेल सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा था। बालोद जिले के पाटेश्वर धाम स्थित जामड़ी पाठ के आश्रम में उसने जबरदस्ती प्रवेश करते हुए पशुओं की बलि देते हुए पवित्र स्थल को अपवित्र करने की कोशिश की थी। आदिवासियों को यह लगातार भड़काता रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ऐसी और गतिविधियां कवर्धा के आसपास के जंगलों में चल रही है। कोई कुदूस नामक एक गांव है जहां मिशनरी काफी सक्रिय है। अब जो नई जानकारी मिली है कि मिशनरियों का नक्सल संगठनों से संपर्क है, इसमें गुप्तचर एजेंसियों से लेकर तमाम सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। कुछ नई जानकारियां अभी सामने आने को है। दरअसल भूपेश बघेल के विरुद्ध उनके अपने ही आरोप लगा रहे हैं कि वो वामपंथी विचारधारा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का जिस तरह से वामपंथीकरण हुआ है उसे राष्ट्रीय स्तर के परिपेक्ष में भी समझना होगा, जहां राहुल गांधी के सलाहकार बने सीताराम येचुरी के अलावा जयराम रमेश जैसे दो शख्स हैं जो राहुल गांधी को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भारत देश उद्योगपतियों के हाथों बिक चुका है, पूरे देश की पूंजी कुछ लोगों के हाथों में आ गई है। ये वैसी ही भाषा है जैसे कि वामपंथी करते रहे हैं, जो अक्सर गरीबों को भड़काकर गलत जानकारी देकर धर्म से अलग कर अपना वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं। भूपेश बघेल के जो पुराने सलाहकार रहे उनमें दो तो साफ तौर पर वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए थे। उनकी हरकतों का नतीजा साफ तौर पर भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री वाले कार्यकाल में देखने को मिलता था। तुष्टीकरण को आगे बढ़ाते हुए 2021 में उन्होंने जिस तरह से रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट के सामने हज हाउस के लिए करीब 26 करोड़ की भारी भरकम राशि उपलब्ध कराई थी, तब उसका काफी विरोध हुआ था। वैसे ही अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में प्रवेश ले रहे हैं, इनकी संख्या 20,000 से ज्यादा की पहुंच गई है। ताजा उदाहरण में कांकेर के पुराने विधायक शिशुपाल शौरी हो या बिलासपुर से हाल में ही कांग्रेस से लोकसभा टिकट के लिए दावेदारी कर रहे विष्णु यादव। 3 दिन पहले ही विष्णु यादव ने अपना नामांकन फॉर्म लिया था और दावा कर रहे थे कि बी फॉर्म उन्हीं के नाम आएगा। अब वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले चुके हैं। कांग्रेस ने यहां से भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट चलकर आ रही है वह यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की हालत छत्तीसगढ़ में पहले ही खराब है और अब उनके ही समर्थक जिस तरह से पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, खासकर राजनांदगांव इलाके में भूपेश बघेल के मन से ही सुरेंद्र दाऊ ने खुलकर बगावती तेवर दिखाए और ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं जहां से भूपेश बघेल और उनके करीबी खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति में भूपेश बघेल ही एक बड़ा चेहरा बनकर रह गए हैं। ऐसे में जो पुराने उनके करीबी मंत्री थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में आने की सोच रहे हैं, लगातार संपर्क में हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस छोड़ने वाले तमाम नेता एक ही बात कर रहे हैं कि हमारा अपमान हो रहा है, हम असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह प्रश्न यह भी खड़ा होता है, इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जब भाजपा में प्रवेश लेंगे तो भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता खुद को स्वाभाविक रूप से असहज महसूस करेंगे, क्योंकि बरसों बरस तक जिनसे वो लोहा लेते रहे, आमने सामने की लड़ाई लड़ते रहे, अब ऐसे लोग उन्हीं की पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में उन सैद्धांतिक बातों का क्या होगा जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता झंडा उठाता रहा। इस पर पार्टी के रणनीतिकारों को चिंतन करना चाहिए। बिलासपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव को कांग्रेस ने यह सोचकर टिकट दी थी कि वहां उन्हें ईसाई, मुस्लिमों, दलितों के अलावा यादव समाज का भी वोट मिलेगा। लेकिन अब जो विष्णु यादव जो एक स्वाभाविक कैंडिडेट थे, उनका नाम कांग्रेस से लगभग तय माना जा रहा था, वो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। दरअसल इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक खास रणनीति काम कर रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग से एक प्रकोष्ठ बनाया जिसमें अजय चंद्राकर और सौरभ सिंह ने जिम्मा संभाला है। बिलासपुर पर लगातार नजर बनी हुई है। वहां से भारतीय जनता पार्टी ने पुराने विधायक तोखन साहू को कैंडिडेट बनाकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया है। न केवल जाति का समीकरण बल्कि जिस तरह का माहौल है उससे ऐसा लग रहा है कि बिलासपुर में पहले से कहीं ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी
जीतने जा रही है। बात जब बिलासपुर की राजनीति की हो रही है तो यहाँ समझना होगा कि कांग्रेस के बिलासपुर के पुराने महासचिव रहे अकबर खान और पूर्व पार्षद तैयब खान का नाम गुंडा लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तैयब खान फरार है, ये भी पूर्व में ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हैं। वैसे 2018 तक अकबर खान का नाम गुंडा लिस्ट में पहले ही शामिल था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही न केवल उसे पदाधिकारी बना दिया गया बल्कि उसे भूमाफिया बनने की खुली छूट दी गई। जिस तरह से मसल पावर दिखाते हुए बिलासपुर और उसके आसपास के इलाकों में अकबर खान की गैंग काम कर रही थी, उसको पालने पोसने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया था। अकबर खान और तैयब खान की जोड़ी ने एक व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया कि उसने 4 अक्टूबर 2022 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तब उसने पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिखकर साफ तौर पर न्याय की गुहार की थी। लेकिन उस समय जिस तरह का सरकारी तंत्र काम कर रहा था, मीडिया की आवाज को दबाया जाता था, तो उस वक्त के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम को मीडिया में ज्यादा हवा न देने के प्रयास में सफलता पाई जा चुकी थी। अब जब मामला खुला है, अकबर खान तोते जैसे सारी बातें पुलिस के सामने बोलना शुरू कर चुका है और उसका नाम गुंडा लिस्ट में आ चुका है, तो ऐसे में अकबर खान को किन कारणों से पार्टी का महासचिव बनाया गया था? कांग्रेस की ओर से हालांकि इस विषय में कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, हमें उम्मीद है कि कोई प्रतिक्रिया आएगी भी नहीं। हाल में ही रामनवमी बीती है, कांग्रेस के नेताओं को रामनवमी के जुलूस में बुलाने से लोग परहेज करते रहे। यहाँ हमें गहराई से समझना होगा, ऐसे हालात तब निर्मित हुए हैं जब 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरों ने जाने से इनकार कर दिया, आमंत्रण को ठुकरा दिया और आज तक वो रामलला के दर्शन करने भी नहीं गए। कांग्रेस के ऐसे शीर्ष नेतृत्व का खामियाजा जमीनी स्तर पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भुगत रहे हैं। ऐसे वातावरण में कांग्रेस के सर्वे सर्वा और कद्दावर नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी खटाखट गरीबी दूर करने की बात कर चुके हैं और उन्होंने जो फार्मूला समझाया था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा, इस फार्मूले से राहुल गांधी अब यू टर्न ले चुके हैं। 18 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अपने साथी अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते वक्त जब वो अपनी बात से पलटी मार रहे थे, उस वक्त अखिलेश यादव की भाव भंगिमा पर आप गौर करें, किस तरह से उनके हाथों की स्थिति थी, किस तरह का उनका चेहरा था, किस तरह से वो सर घुमा ले रहे थे। राहुल गांधी बोलने के पहले एक बार भी नहीं सोचते कि उन्होंने पिछली बार जो कहा था पूरी दुनिया ने देखा था। वैसे राहुल गांधी खुद को कोल गोत्र का दत्तात्रेय ब्राह्मण बता चुके हैं, बावजूद इसके राहुल गांधी एक बार फिर यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं। चंद सेकंड में वो खटाखट वाला बयान और उसके बाद यू टर्न लेने वाली बात। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। नेताओं के ऐसे रंग बदलते चेहरों के कारण आम लोग राजनीति से आने से बचते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि हमारा भारत नई अंगड़ाई ले रहा है, नवोदय हो रहा है। नए भारत की ओर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो अपने प्रत्याशियों के बारे में चिंतन करें, पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में भी चिंतन करें कि आखिर कौन बोलता है और कौन करके दिखाता है। पहले की तरह गुंडे बदमाश जेल में रहकर चुनाव जीत जाए, मौजूदा दौर में ऐसा संभव होता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, राजनीति में भी अपने कैरियर को तलाशना चाहिए। राजनीति को स्टार्टअप की तरह नहीं, नवाचार की तरह कम से कम देखते समझते हुए देश और समाज के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना ही चाहिए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।